प्रदेश से हम गिने चुने 8-10 प्लेयर थे। तो वहाँ तक सब जो टैलेंट होता है वो पहुँच नहीं पाता है। क्या नया होगा पीकेएल से यूपीकेएल में? तो इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद कम से कम 100-150 प्लेयर हैं, यहाँ से निकलने चाहिए। हमसे भी अच्छे प्लेयर्स हैं पर उनको मौका नहीं मिल पा रहा। हमें जर्नल स्लीपर टिकट दी जाती थी, तो जब टीटी आते थे तो कभी आगे कभी पीछे, कभी वॉशरूम में चले गए। कबड्डी तो गंवारा हुआ खेल है, गंवार खेल। पहली बार जहाज में कब बैठे थे? मोदी जी को लेके क्या विचार हैं आपके? पहली बार पीकेएल में हमने रेड कार्ड देखा था। सबका साथ सबका विकास होना। इस देश में क्रिकेट और क्रिकेटरों को भगवान की तरह पूजते हैं। मतलब रही सही जो कसर थी क्रिकेट की लोकप्रियता की, वो आईपीएल के आने के बाद से पूरी हो गई। लेकिन इसके बीच में बाकी जो खेल थे वो कहीं थोड़े बहुत दब गए। उम्मीद ये थी कि भाई बाकी कौन सा ऐसा खेल होगा जो आएगा और एकदम से लोकप्रियता छा जाएगा एक तरीके से इंडियन ऑडियंस के ऊपर। अचानक से 2014 में एक लीग आती है, नाम है प्रो कबड्डी लीग। लीग आती है, बहुत सारे खिलाड़ियों को चुना जाता है अलग अलग टीम में और इंस्टेंट हिट हो जाती है लीग। और इनफैक्ट आईपीएल के बाद भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली स्पोर्ट्स लीग बन जाती है। अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली कबड्डी लीग बन जाती है प्रो कबड्डी लीग। जब सीजन शुरू हुआ तो जो लोग कबड्डी को फॉलो करते हैं, कुछ सीनियर खिलाड़ियों को जानते थे, जैसे राकेश कुमार, अनूप कुमार, मंजीत चिल्लर, इनको तो लोग जानते थे। लेकिन अचानक से पहले ही सीजन में एक स्टार बॉय आता है और अपनी अटैकिंग रेडिंग स्किल की वजह से ना सिर्फ लोगों को अपना फैन बना देता है, बल्कि पूरे प्रो कबड्डी लीग के पोस्टर बॉय के नाम से भी जाना जाता है। आज वही पोस्टर बॉय हमारे साथ मौजूद है, राहुल चौधरी साहब हमारे साथ हैं और आज इनसे बातचीत करेंगे। राहुल भाई, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल शानदार। आज हमारी शर्ट भी ट्विनिंग है, बिल्कुल मैच कर रही है। पोस्टर बॉय, जब भी आपका इंट्रोडक्शन होता है तो ये चीज जरूर आती है कि द पोस्टर बॉय ऑफ प्रो कबड्डी लीग। मतलब ये सुन के कैसा लगता है? क्योंकि बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी थे जब आपने शुरुआत की प्रो कबड्डी लीग से ही। इनफैक्ट इस बात शुरू करते हैं, जब आपने शुरुआत की राकेश कुमार, अनूप कुमार, मतलब भारतीय टीम के कप्तान हुआ करते थे ये लोग। वहां पे आप अचानक से आते हैं तेलुगु टाइटंस की टीम से और बिल्कुल एक फैन बेस स्ट्रांग बन जाता है। यूपी के बिजनौर का एक लड़का जाता है और छा जाता है बिल्कुल। कैसा लगता है जब आपको ये बोला जाता है कि द पोस्टर बॉय ऑफ प्रो कबड्डी लीग? क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम थे, उनके बीच से निकलना और इस मुकाम को छूना, इतने सारे रिकॉर्ड्स आपके नाम हैं, 1000 रेड पॉइंट्स आप क्रॉस कर चुके हैं और ऐसा बिल्कुल उंगली पे आप गिन सकते हैं जितने लोगों ने किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो आपने किया है। कैसा लगता है जब आपको इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है? बहुत अच्छा लगता है जब पहली बार पता चला कि ऐसे ऐसे प्रो कबड्डी लीग होने वाली है। तो सभी सीनियर दिग्गज प्लेयर थे हमारे, अनूप, राकेश, काफी बड़े बड़े, जसवीर, नवनीत, मंजीत चिल्लर, मतलब बहुत ही तगड़े थे। हम सोचते नहीं थे कि कहीं ऐसा कुछ हो सकता है। तो बहुत ही प्राउड फील होता था खुद को जब ये नाम मिला और मैं पहले ही सीजन में बेस्ट रेडर निकला इतने बड़े बड़े प्लेयर को यूज। तो बहुत अच्छा लगता है। यूपीकेएल मतलब उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग, इसके आप ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। क्या है ये प्लान, पहले तो ये समझाइए। और जो भी कबड्डी को फॉलो करने वाले लोग हैं जानना चाहते हैं, क्योंकि दो तबका बटा हुआ है। अगर आप बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जिनका ये कहना है कि पीकेएल जब से आया है तो आपको और भी किसी लीग की जरूरत है नहीं। लेकिन आप चूंकि ब्रांड एम्बेसडर है, आपसे ज्यादा बेहतर समझने की कोशिश करेंगे कि यूपी जो हार्टलैंड है एक तरीके से कबड्डी का, यहां पे यूपीकेएल किस तरीके से बेनिफिट करने वाला है खिलाड़ियों को। मतलब क्या नया होगा पीकेएल से यूपीकेएल में? पीकेएल एक्चुअली प्रो कबड्डी जो है वो हमारे इंटरनेशनल लेवल की होगी। उसमें इंटरनेशनल प्लेयर भी होते हैं और अपने लोकल प्लेयर भी होते हैं, नेशनल प्लेयर भी होते हैं। तो वहां तक सब जो टैलेंट होता है वो पहुंच नहीं पाता है। तो ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश लीग ने लेके आई है कि जैसा मैं बिजनौर से खेलता था, अपने उत्तर प्रदेश से हम गिने चुने 8-10 प्लेयर थे। तो इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद कम से कम 100-150 प्लेयर हैं, यहाँ से निकलने चाहिए। तो यही उम्मीद है कि यहाँ से जो लीग आई है, जो हमारे यंग प्लेयर्स हैं जिनको मौका नहीं मिल पा रहा, तो कहीं ना कहीं इस लीग के थ्रू को दिखाई दे और आगे जो कोचेस हैं उनकी निगाहों में वो चढ़े और यहाँ से उत्तर प्रदेश से और भी ज्यादा प्लेयर यहाँ से निकले। तो हमारा मेन मोटिव यही है इस लीग से। क्योंकि हमने एक चीज और देखा है राहुल भाई की, मतलब हरियाणा से बहुत सारे खिलाड़ी निकलते हैं, जबकि अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखें, एरिया वाइज देखें, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। मतलब कई सारी कंट्रीज से भी बड़ा है हमारा उत्तर प्रदेश। लेकिन खिलाड़ियों के नाम पे हम उतने टैलेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं यूपीकेएल इस टैलेंट को भी प्रमोट करेगा एक तरीके से, जो दब के रह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं टैलेंट बहुत है, स्काउटिंग नहीं हो पा रही है उनकी बेहतर तरीके से।
बस यही मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे यंग प्लेयर हैं जो बहुत ही अच्छा खेलते हैं, हमसे भी अच्छे प्लेयर्स हैं, पर उनको मौका नहीं मिल पा रहा। तो कहीं ना कहीं इस लीग होने के बावजूद उनको टीवी पे दिखाएंगे, उनको लेकर आएंगे, तो जितने भी हमारी टीम ओनर्स हैं प्रो कबड्डी के और जो नेशनल है इंटरनेशनल जो इवेंट है, तो उनको उनके अंदर की और जो जागरूकता है वो जागेगी और उनको लगेगा कि हाँ, कि हम भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि जो खेलते अच्छे हैं पर मौका ना मिलने के कारण वो हरास हो जाते हैं कि नहीं यार अब मुझे नहीं प्रैक्टिस करनी, कि नहीं हो पा रहा मेरे से। कभी कभी होता है कि जो जूनियर होते हैं वो ज्यादा आगे चले जाते हैं, कुछ गेम अच्छा होता है, कुछ उनकी किस्मत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स हमारे बचे हुए हैं और जो यंग हैं जो दिख नहीं रहे, आपको भी नहीं दिख रहे, हमें भी नहीं दिख रहे, तो हमारा ये मोटिव है इस लीग के थ्रू कि हमारे उत्तर प्रदेश से इतने प्लेयर निकले कि आने वाली प्रो कबड्डी लीग में कम से कम हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश से 100 या 150 प्लेयर हमारे यहाँ से खेले, तो हम कहें कि हमारे यहाँ और एक अकेला पोस्टर हुआ है नहीं कि और बहुत सारे पोस्टर हुआ यहाँ पे छुपे हुए। बिल्कुल जी, और सारे पोस्टर बॉयज निकले। मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा, चूंकि आपने बात कही कि बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं जो मतलब छोड़ देते हैं बीच में प्रैक्टिस, जिनको ना मैं देख पाता हूं ना हमारे जैसे बहुत सारे कबड्डी के फैंस देख पाते हैं। कबड्डी प्रो कबड्डी लीग जब तक नहीं आई थी, क्या फाइनेंशियली इक्विप्ड हो जाते थे खिलाड़ी? मतलब जब आपने शुरुआत की और नेशनल्स खेला और बहुत सारी चीज़ें खेली, लेकिन तब तक पीकेएल जब शुरू हो गया उसके बाद से बिल्कुल हमें पता है कि पैसे फाइनेंशियली जो है वो बेहतर हो गए खिलाड़ी जो पीकेएल वगैरह की लीग्स खेलने लगे। लेकिन उसके पहले अगर आप शायद घर में अपने बोले कि मैं कबड्डी खेलना चाहता हूँ, नेशनल्स खेला है मैंने, ये तो क्या उससे आपकी रोजी रोटी या मतलब आप कहें कि इतना आपको मिल जाता था जब तक ये लीग शुरू नहीं हुई थी कि भाई आपकी रोजी रोटी बड़े आराम से चल जाए, जीवनी चल जाए किसी भी खिलाड़ी के लिए? मतलब तो लीग से पहले इतना अच्छा नहीं था एक्चुअली, जो जॉब लग जाते थे वही ठीक होते थे, बाकी किसी के पास इतना कुछ नहीं होता था। क्योंकि आप कहीं खेलने जाते थे, नेशनल भी खेलने जाते थे, तो हमें जर्नल स्लीपर टिकट दी जाती थी, वो भी कंफर्म नहीं होती थी, तो बस हमें ही पता था ट्रेन में कैसे कैसे टीटी से बचा के, क्योंकि टिकट तो होता नहीं था, कंफर्म होती नहीं थी सीट, अब उसमें स्लीपर में चढ़ जाते थे। तो बड़ा, तो प्रो कबड्डी आने के बाद तो पूरे 4 चांद कबड्डी में लगे, उससे पहले बिल्कुल भी कुछ नहीं था, घर वाले भी क्या एक बेसिक आइडिया बताएंगे कितने रुपए मिलते थे? जैसे आपने नेशनल का गेम अगर कोई खेला, आपने यूपी को रिप्रेजेंट किया नेशनल में, तो क्या कितने रुपए मिलते होंगे अंदाजन, मतलब एक मैच खेलने के? नेशनल में मुझे याद है जब हम शायद थर्ड आए थे तो 20 या 30 हजार रुपए हमें मिले थे। एक नेशनल लेवल गेम आप खेल लो तो 20 और 30 हजार रुपए अगर आपको ये तो बहुत कम है। मतलब एक आप अपनी डाइट लेने जाओ, कुछ भी नेचुरल डाइट, बादाम लेने जाओ, कुछ भी लेने जाओ, वो भी नहीं आ पाता। तो कहीं ना कहीं पैसे की, फाइनेंस की बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए जाते थे 10 बार सोचना पड़ता था यार ट्रेन से जाना है, और उसमें फिर टीटी से डर लगता था, क्योंकि उस टाइम इतनी वो होती थी कि पैसे टिकट लेने लायक भी नहीं होते थे कि हम कंफर्म करा दें। तो हम क्या करते, जर्नल की टिकट ली और चढ़ जाते थे। तो जब टीटी आते थे तो कभी आगे कभी पीछे, कभी वॉशरूम में चले गए, तो ऐसे ऐसे करके हम जाते थे। आफ्टर प्रो कबड्डी अभी लाइव बिल्कुल मतलब कि वीआईपी की तरह है, मतलब कि हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कभी हमारे साथ होगा, ऐसा कभी थॉट ही नहीं आया। और उसके बाद जो घर वाले हैं, जो भी यंग प्लेयर खेले, उनका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आता है कि उनके फादर उनको बच्चों को घर से भेजते हैं। हमने ये भी टाइम देखा कि जो सीबीएसई स्कूल होते थे हमारे, इंग्लिश मीडियम के होते थे, उसमें बोलते हैं कि कबड्डी तो गंवारा हुआ खेल है, गंवार खेल, तो इनको खेलने नहीं देते। पर प्रो कबड्डी ने ये साबित किया कि ये गंवारा गेम नहीं है, ये बहुत ही अच्छा गेम है अपने हिंदुस्तान का। तो अब मैक्सिमम हम काफी टूर्नामेंट बड़ा अच्छा लगता है, क्रिकेट के टूर्नामेंट में भी हम एज ए सैलरी वो चीफ गेस्ट बन के जाते हैं। तो क्रिकेट एक बहुत बड़ी चीज है हमारे यहाँ गेम में। तो अगर मैं अगर चीफ गेस्ट बन के जा रहा हूँ तो मतलब कि एक कबड्डी प्लेयर के लिए तो वो बहुत बड़ी अचीव हो गया कि हम किसी क्रिकेट के उसमें भी वो ऐसे चीफ गेस्ट जा रहे हैं। तो ये सब प्रो कबड्डी आने के बाद तो लाइफ बिल्कुल ही चेंज है, मतलब कि आप धरती से एकदम आसमान पे लाते। नहीं तो पहले जो होता था, हमें याद है कभी कहीं खेलने जाते तो बड़े परेशान हो जाते थे, जो मूव चाहिए, मूव के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते थे, यार पैसे लाओ मूव लेगा पट्टी के लिए, तो बहुत सारी दिक्कत। बिल्कुल दिक्कतें थी, लेकिन एक रिएक्शन आपसे ये लेना चाहूंगा। जब आपका पहला सीजन खत्म हुआ तेलुगु टाइटन से, कमाल की मतलब आपकी परफॉर्मेंस थी, बेस्ट ट्रेडर चुने गए, 1 करोड़ से भी ज्यादा का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया कि भाई आपको 10 साल के लिए रखना चाहते थे वो।
हालांकि ऑक्शन वाली जो चीजें आ गई उसके बाद वो खत्म हो गई चीजें, लेकिन फिर भी उस मोमेंट में घर वालों का क्या रिएक्शन था? पिताजी, माताजी, घर में और भी जो लोग हैं, आपका क्या रिएक्शन था कि मतलब 1 करोड़ से भी ज्यादा का एक कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, जहां आपने बताया कि भाई 20-30 हजार रुपए एक मैच खेलने के मिल रहे हैं, स्लीपर और जनरल की टिकटें लेके लड़का इधर से उधर नेशनल खेलने जा रहा है, गवारों का गेम बोला जा रहा है, उस गेम में 1 करोड़ से भी ज्यादा का एक कॉन्ट्रैक्ट 10 साल के लिए, मतलब क्या रिएक्शन था उस समय? उस टाइम यही था कि बस जल्द से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा और 1 करोड़ रुपए अपने पास पहुंचा दें। तो तो यही था कि बस सबसे पहला काम क्या किया आपने? सबसे पहले मैं यही किया घर में, पहले तो मैंने घर ही बनाया एक्चुअली। घर पे काफी सारे 3-4 भाई थे, तो घर काफी छोटा था। एक फार्मर है पापा, तो इतना बड़े कोई खास कार भी नहीं थे। तो यही था कि जब मेरे को पहली बार 8,20,000 मिल लिया गया था, तो मैंने घर पे ही आके वो लगाए थे। तो घर के छोटे मोटे काम थे वो सब किए। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे पैसे बढ़ते चले गए, गेम में इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, घर वालों की सपोर्ट मिल गई। पहले तो पापा जी बहुत पीटते थे कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। पढ़ाई होती नहीं थी क्योंकि पूरा फोकस जो गेम पे लगा दिया, कबड्डी पे, मतलब कि इसमें ही कुछ करना है। तो उससे जब बात आई पहले सीजन के बाद, बेस्ट रेडर निकला मैं, तो उस टाइम मेरा खुशी कहाँ थी पता ही नहीं। और उसके बाद जब मैं गाँव गया तो इतना बड़ा स्वागत हुआ कि पूरे बिजनौर की जनता ने बहुत ज्यादा प्यार दिया। और पापा खुश हुए कि नहीं उसके बाद? तो पापा जी पूरे खुश हुए और फाइनेंस भी सही हो गया। उनको जाके मैं पैसे दिए, चेक को जो पैसे मिलते थे उनको दिए। उन्होंने घर का काम वाम कराया, पापा ही कराते हैं सब कुछ, हम तो कुछ नहीं करते क्योंकि बड़े हैं लोग। तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए। जब पहले ऑक्शन हुआ था 8,20,000 में हुआ था, मैं जो बोली हुई थी, तो उसमें कह रहे कि यार ये कैसे बिक गया, मतलब हमारे बिना कैसे बिक गया। हमने कहा कि हमें इतना वो पता नहीं क्या बोलने क्या नहीं। तो मैंने कहा कि 8,20,000 मेरी माल बोली लगी और मैं फला फला टीम में गया हूँ, तो ऐसे कैसे बिक गया तुम्हारे को? तो उनको मतलब अलग ही सोच, उनको भरोसा ही नहीं हुआ बिल्कुल, ऐसा कैसे हो सकता है? तो गांव वाले कुछ थे जो सर्च कर रहे थे कि हाँ यार किसने लिया, ये है वो है, तो चलता है। तो बड़ा अच्छा लगा जब मेरे को पहले सीजन में मैं बहुत अच्छा खेला, कि मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि इतने बड़े बड़े नामों में तू इतना अच्छा कर पाएगा। पर सब किस्मत थी और मेरी मेहनत थी और पब्लिक का प्यार। रनिंग हैंड टच, मतलब जो पहले 5 साल मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैंने बहुत दिल से कबड्डी को फॉलो किया है। मेरे घर में भी, मैं भी यूपी से ही बिलोंग करता हूं, गोरखपुर से, तो मेरे घर में भी कबड्डी को लेके एक बड़ी फैन फॉलोइंग थी। मेरे चाचा वगैरह बहुत ज़्यादा देखते थे, और जब पीकेएल शुरू हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों को नहीं जानता था, लेकिन चाचा वगैरह ने मुझे भी बताया कि भाई ये खिलाड़ी हैं। रनिंग हैंड टच एक ऐसी चीज़ थी जो आपका सिग्नेचर मूव हो गया था। मतलब अगर मुझे याद है बहुत सारे मुकाबले होते थे, लास्ट की 40 सेकंड बचे हैं और अगर आपको 2 रेड कंप्लीट करानी है तो भाई राहुल चौधरी को भेज दो, 10 सेकंड में आप जाते थे, रनिंग हैंड टच करके और वापस आ जाते थे। कैसे होता था ये, और मतलब कैसे आपने इस स्किल को डेवलप किया? क्योंकि ये कमाल की स्किल थी जो देखने में बहुत मजा आता था एज ए व्यूअर। एक्चुअली मैं पहले कबड्डी खेलने से पहले, जब तो मैंने कबड्डी के स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले मैं रनिंग करता था, एक फौज की तैयारी करता था। तो एज ए ट्रायल चल रहा था, फिर मैं कबड्डी में आया। तो ऐसा पहला रेडर था मैं जो कि बोथ साइड से मैं रनिंग कर रेडिंग स्टार्ट, बोथ साइड से, बिल्कुल। तो, हाँ जी। तो उसका मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता था, क्योंकि मैं अगर राइट साइड से चलता था तो पीछे से जो टीम निकलती थी, जो कवर डिफेंस आता था, तो मैं टर्न करके उसको स्पीड से रनिंग से उसको टच कर देता, जिससे कि पीछे वाला मेरे को पुश ना कर पाए। तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता था। मुझे सबसे ज्यादा 4-5 की जो रेडिंग होती थी उसमें दौड़ा दौड़ा के जो टच करना पड़ता है, उसमें बड़ा अच्छा मजा आता है। मतलब कमाल, नो डाउट। मेरी तो जो मेमोरी रही है बहुत शानदार रही है। मतलब स्टार्टिंग डेज का जो राहुल चौधरी था उसको देखने में इतना मजा आता था कि आप पूछो मत। मैं यूपी से हूं और उस समय तो हमारी कोई टीम भी नहीं हुआ करती थी, बाद में यूपी की टीम आई पीकेएल में, लेकिन उस समय भी तेलुगु टाइटंस को सपोर्ट करने का मन बिल्कुल करता था क्योंकि राहुल चौधरी उस टीम में थे। खैर, अच्छा एक बात, अब आप 30s में घुस चुके हैं अपने उम्र वाइज, अब उस समय आप 20s में थे, अब 30s में आ गए हैं, और जो रनिंग हैंड टच जिसकी आपने बात की, पहले रेडर, लेफ्ट राइट, लेफ्ट कॉर्नर, दोनों कॉर्नर आप दौड़ते रहते हैं, स्टैमिना वगैरह भी बहुत ज़्यादा लगता है, फिटनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो नए लड़के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत शानदार टैलेंट आ रहा है भारत में, उनकी वजह से कहीं ना कहीं एक ऐसा क्रिएट हो रहा है क्या कि मतलब धीरे धीरे फॉर्म में भी डिप आ रही है? आपके टोटल नंबर ऑफ रेड पॉइंट्स की अगर बात करें वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो मतलब क्या हम सेकंड इनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं राहुल चौधरी के करियर के? ये बिल्कुल ऐसे ही। एक्चुअली टाइम पीरियड होता है हर चीज का। आप जब आप गेम का में होता है, मैं 2012 से कंटिन्यू उत्तर प्रदेश टीम के कैप्टन में नेशनल खेल रहा हूँ, काफी टाइम से खेल रहा हूँ। मैक्सिमम प्लेयर आज तक इतने खेले भी नहीं है, कोई 5-6 साल खेलता है।
पर इसमें कहीं ना कहीं ये दिक्कत आ जाती है, जैसे कि हम कहीं प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं चूक कर देते हैं। अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस और अपने ग्राउंड से जुड़े हुए हो तो आप परफॉर्मेंस आपकी 35-36 साल तक चली जाती है। और जैसे ही आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी थोड़ी आप ग्राउंड से हट जाओगे कि नहीं यार आज प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि जब हम यंग होते हैं, जब हमें कोई टारगेट नहीं मिलता और जब टारगेट के लिए कामयाब होने के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं तो दिन रात प्रैक्टिस करते हैं, दिन रात वही सोचते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि ऐसे ही सेलिब्रिटी बन गए, तो कहीं ना कहीं इधर अदर कभी यहाँ चीप गए, कभी कभी वहाँ चीप गए। तो उसमें डाइटिंग का, रेस्ट का, प्रैक्टिस का कहीं ना कहीं वो मिस हो गया। वो धीरे 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 वो बॉडी हैवी होती चली गई, तो कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस में आ जाता है। तो अगर आप कंटिन्यू अगर प्रैक्टिस में रहते हो तो मानता हूँ कि थोड़ा बहुत 19-20 होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा। पर अभी हाँ, मेरा भी ऐसा कुछ नहीं है। अभी 1-2 साल खेल के मुझे खुद ही छोड़ दो। चलिए अभी मतलब हम, क्योंकि देखिए एक जनरेशन वाली बात होती है और पहले सीजन से हम देखते आ रहे हैं और अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को ऐसे मतलब टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। क्योंकि कब हमें पता चला कि राहुल चौधरी अब 30s में जा चुके हैं और बिल्कुल एक कबड्डी प्लेयर की भी एक अपनी उम्र होती है, एक अपना करियर होता है, वो वहाँ पे फिटनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये पचाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि भाई हमारे फेवरेट जो पसंदीदा खिलाड़ी हैं वो धीरे धीरे अब जा रहे हैं और एक नए बैच के खिलाड़ी धीरे धीरे आ रहे हैं। टैलेंट कमाल का आ रहा है बिल्कुल, जैसे जैसे सीजन बढ़ रहा है कंपटीशन बढ़ रहा है, देख के अच्छा लग रहा होगा। क्योंकि यंग रेडर्स आ रहे हैं, यंग डिफेंडर्स आ रहे हैं, ऑलराउंडर्स की भरमार हो गई है। भारतीय टीम के लिए भी बहुत अच्छी बात है ये। यस, ये देखो पूरी कबड्डी जगत के लिए अच्छी बात है कि अभी मैं अगले कई और आएगा वो भी जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे यंग प्लेयर्स आ रहे हैं वो बहुत ही यंग और टैलेंटेड आ रहे हैं। हर स्किल उनके पास है, तो कहीं ना कहीं हमको तो बेनिफिट होगा ही। हमारी इंडिया टीम में जो कंपटीशन बढ़ गया है तो हमें प्लेयर भी अच्छे चाहिए। तो इस हिसाब से प्लेयर्स भी सारे ऑलराउंडर आ रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा है कबड्डी के लिए हो रहा है। और मैं चाहूंगा कि और भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हमारे आए। मेरे उत्तर प्रदेश से कम 50-100 प्लेयर्स ऐसे आए कि जो टीवी पे अपना जलवा बिखेरे, मैं भी देखूं कि यार हमारे यहाँ का है। और वैसे तो हमारा इंडिया पूरा अपना है, तो सभी अच्छे हैं, सभी स्टेट से अच्छे प्लेयर। तो मैं पर कहीं ना कहीं अपना रहता है कि हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो कहीं हमारे उत्तर प्रदेश से भी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। बिल्कुल आने चाहिए जी, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ। बिल्कुल हमारे 40-50 ऐसे बड़े खिलाड़ी आने चाहिए। एक सवाल मेरा ये रहेगा कि मतलब टीम, जब आप स्टार बॉय बन गए कबड्डी में, खूब लगातार बैक टू बैक 3-4-5 सीजन आपके कमाल के गए, इंडियन टीम का सफर कैसा था? क्योंकि जब आपने ज्वाइन की होगी इंडियन टीम तो वहां पे अगेन बड़े बड़े नाम, अजय ठाकुर से आपकी बहुत शानदार दोस्ती है, बहुत अच्छी गहरी दोस्ती है कबड्डी के सर्किट में अगर बात करें। अजय ठाकुर जी, जब मैं अभी स्टार्ट किया था मैं साई में था गांधीनगर, तो उसके बाद जब मैं नेशनल खेला, नेशनल में अच्छा खेला, तो उन्होंने ऑफर दिया। वो तब एयर इंडिया में थे कि यार एयर इंडिया से खेला क्या, मगर मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। घर को वहाँ पे जब तक प्रो कबड्डी हुई नहीं थी और कहीं सैलरी भी नहीं मिलती, तो खर्चा कैसे होता है। मगर वहाँ पे 7-8 हज़ार रुपये मिलेंगे, मगर जो भी मिलेगा वो बोला फ्लाइट फ्री रहेगी। मगर इससे बढ़िया क्या है, मगर जहाज तो घूम लेंगे कम से कम। ऐसा मतलब इतना इतना खेलने का उसका जॉब का नहीं जितना वो जहाज में बैठने का हो गया। फ्लाइट में तो कम से कम बैठेंगे, एक बार फ्लाइट में बैठते देख ले कैसी रहती है। तो अजय भाई मतलब कि मैं मानता हूँ इस कबड्डी में उनसे बढ़िया नेचर किसी का है ही नहीं है। क्योंकि मुझे एक टूर्नामेंट में मैं गया था और वहाँ पे बहुत ही अच्छा मैं खेला था, तो बेस्ट रेडर के नाम पे उनका नाम ले दिया। उस बंदे ने ऊपर जाके ये बोला कि इस बेस्ट रेडर जो है वो तब से ही मेरा नाम थोड़ा बड़ा हुआ था। कि बोलते थे कि अजय का भाई है, कि थोड़ा थोड़ा हमारी सूरज ज्योति वो मैचिंग करती थी। हाँ बिल्कुल। तो वहां पे जाके काफी सारे पूछते थे कि ये आप अजय के भाई हो क्या, तो अजय भाई से भी पूछते थे कि ये तुम्हारा छोटा भाई है क्या, तो अजय भाई बोलते थे कि हाँ मेरा छोटा भाई। पहली बार जहाज में कब बैठे थे? पहली बार हम जहाज में 2012 में बैठे थे एयर इंडिया से। यही इसी टूर्नामेंट जिसकी आपने बात की? हाँ हाँ, और उसमें डरने नहीं है कहीं साउथ में मंगलोर की शायद शायद था कोई टूर्नामेंट या इंडिया कैंप लगा था, तो तब मैं इससे फ्लाइट से गया था। तो मैं उसमें डर भी गया था, बैठा था, मौसम थोड़ा खराब था, उसमें फ्लाइट नीचे ऊपर हुई तो मैं तो एकदम से डर गया, पता नहीं क्या होगा। टर्बुलेंस में डर गए आप हैं? हाँ, वो मौसम बहुत ज्यादा खराब था उसे, और बहुत ही अजीब सा गट गट सी आवाज आ रही थी, एकदम सडनली नीचे जाता था फ्लाइट, तो ऐसा लगता था कि आज तो हो गया काम। आज तो हो गया काम। बस तो फ्लाइट हो गई। चलिए जी, अब कबड्डी में 2 पाले होते हैं। मैं भी अपने इंटरव्यू के दूसरे पाले में बढ़ता हूं। आपने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया, आरएलडी ज्वाइन किया आपने, तो आरएलडी
पर हम उसको लाइक करते हैं। लाइक करते हैं तो मतलब वोट दे दिया आपने इस बार? यस। वोट दे दिया कि कौन से चरण में पड़ा आपका वोट? ये हमारा फर्स्ट चरण में था और अच्छा, जिस टाइप पहले का चरण वोटिंग में। किया पहले चरण में अच्छा, था विश्वास तो से। अब जब जैसा कि बट आपने खुद ही बोल दिया कि भाई 1-2 साल और खेलेंगे उसके बाद करियर को रेस्ट देंगे, तो अब इतनी पॉपुलैरिटी हो ही गई है। यूपी केएल के लिए आप ब्रांड एम्बेसडर बन ही चुके हैं, यूपी में पॉपुलैरिटी बढ़े जा रही है। भारत में क्या, इंटरनेशनल लेवल पे राहुल चौधरी को कौन नहीं जानता है? जो भी कबड्डी को जानने वाला है बिल्कुल जानता है। तो पॉलिटिक्स में जाने का क्या इरादा है? मतलब पॉलिटिक्स में जा सकता है ऐसा राहुल चौधरी? आने वाले समय में हमें हाँ, लोकसभा वगैरह आने लड़ते वाले देखेंगे? या बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई डाउट नहीं है। अगला मैं सोचा है कि आगे कहीं ना कहीं कोई जाके फिर समाज सेवा करूँ, क्योंकि प्लेयर्स का जो हार्ड होता है वो बहुत ही क्लियर होता है। और वो चाहता है कि मैं, और जैसे कि मैं अपने बिजनौर से अकेला निकला तो मैं चाहता हूँ मेरे बिजनौर से और भी निकले, और जो जो कमियां हैं बिजनौर में पूरी करी जाए, कि स्टेडियम वगैरह बनवाया जाए, क्योंकि अभी तक हमारे उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में एक स्टेडियम है, वो भी बहुत छोटा है, वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है इतनी ज्यादा। तो कहीं ना कहीं अपने आगे आऊंगा तो जो प्लेयर्स है उनका दर्द समझ पाऊंगा, कुछ उनके लिए कर पाऊंगा। तो वो आने वाला समय है, उसमें कुछ नहीं कह सकते, समय के साथ चलना पड़ता है। अगर ऐसा भविष्य में ऑफर मिला तो जरूर उसको करते हैं। चलिए जी, जरूर करेंगे, लेकिन जब ऑफर मिलेगा उस समय बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मतलब सरकार से क्या उम्मीदें हैं, खासकर यूपी सरकार की बात करेंगे अगर, तो कबड्डी को लेके देखिए, और क्या बेहतर किया जा रहा है मतलब हमारे प्रदेश में? क्योंकि आपने कहा कि आप चाहते हैं कि और भी राहुल चौधरी यूपी से निकलें। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात है क्योंकि इतना अभी बड़ा प्रदेश है हमारा। देखो, जब से हमने खेलना स्टार्ट किया था और अभी तो जो सरकार चल रही है माननीय योगी जी ने, काफी पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे यहाँ गैजेटेड ऑफिसर हमारे उत्तर प्रदेश में दिए गए, जिसमें कि कबड्डी से हमारा एक प्लेयर अर्जुन, उसको भी दी गई। तो कहीं ना कहीं ये हमारे यूपी ने जो गवर्नमेंट है उसने काफी अच्छा किया है। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट से आप खुश हैं, मतलब कबड्डी के मामले में ठीक ठाक किया, आपको ऐसा कहना है। मोदी जी को लेके क्या विचार हैं आपके? क्योंकि अभी इलेक्शन चुनाव चल रहा है और आरएलडी जिसको आप पसंद करते हैं वो एलआई है यूपी में बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं मोदी जी से भी आपका संपर्क बिल्कुल हो जाएगा जब भी आप हाँ कर देते हैं टिकट के लिए। तो मोदी जी को लेके क्या विचार हैं आपके, क्या सोचते हैं? मतलब देश के पीएम हैं इस बार। हम बहुत ही उनके लिए बहुत ही अच्छा समझते हैं, क्योंकि हमारे जो देश की जो उन्होंने बाहर जो बात की है, इज्जत बनाई है देश की, वो बहुत ही हर किसी के बस की नहीं हुई। उन्होंने बहुत ही हमारे देश के लिए किया है और कर रहे हैं, और हमारे खिलाड़ियों के लिए तो इतना किया है कि जो भी प्लेयर्स आज इंडिया से बाहर जाता है, चाहे वो मेडल लेके आए या ना लेके आए वो दूसरी बात है, पर जो भी जाता है उसको बहुत ही प्यार से वो समझाते हैं। अगर कोई फेलियर हो जाता है, वहाँ पे मेडल नहीं लग पाता, तो वो बड़े प्यार से समझाते हैं कि नहीं बेटा, कोशिश करनी है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है उनकी, कि प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं, कहीं भी गिव अप नहीं करने देते। काफ़ी देखे हैं मैंने, जबकि हमारा जो पीछे जो नासा का जो ऊपर चांद पे गया था, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। चंद्रयान। तो अभी, हाँ, चंद्रयान, तो वो अभी सक्सेसफुल है। उन्होंने उनको यही दिया कि ऐसा आप कोशिश करते रहिए, हम जरूर जीतेंगे। तो इस बार वो हुआ। तो खिलाड़ियों के लिए मैं मानता हूँ कि आज तक जो हुआ है वो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उनसे बेस्ट किसी ने किया नहीं है, क्योंकि उनके बाद आप देखो कितने मेडल्स हमारे पास आए हैं, उससे पहले कितने मेडल आए हैं। और हमारा कोई भी खिलाड़ी, आज हमारा कोई भी खिलाड़ी है, सब आज हमारे इंडिया से बाहर अगर उनको चाहता है प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, उनको पूरी फैसिलिटी यहाँ से दी जाती है। और माननीय जो हमारे अभी कैबिनेट के खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, पूरी फैसिलिटी वो दे रहे हैं। तो मोदी जी के लिए जितना शब्द कहें जब उतने कम है। एज ए खिलाड़ी बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया है खिलाड़ी। बिल्कुल, तो अनुराग ठाकुर जी के संपर्क में हैं आप, क्योंकि यूपी केएल कहीं ना कहीं हो रहा है और अब बड़े लेवल पे आप इसको ऑर्गेनाइज भी करने वाले हैं, यूपी से बड़े बड़े खिलाड़ी भी आएंगे, तो यहाँ भी आपको कहीं ना कहीं सरकार की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा बेहतर और यूपी केएल को जितना ज़्यादा आप एक्सपैंड करेंगे, जितना बड़ा बनाएंगे, उतना यूपी के लिए बहुत अच्छा है और उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार की ज़रूरत तो पड़ेगी। मुझे लगता है अनुराग ठाकुर जी से बिल्कुल, हम इसमें बातचीत हुई है यही आपकी? चाह रहे हैं कि हमारे ये अभी बातचीत शायद नहीं हुई हमारी, अभी जाएंगे माननीय योगी जी से अपील करेंगे, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी हमारे सीएम साहब रखते हैं। और अपने खेल मंत्री जी को बुलाएंगे, क्योंकि ये आने वाले जो हमारे युवा हैं उनके भविष्य की बात है। और ये जितने भी अच्छे लेवल पे हम कर रहे हैं, अभी सोनी टीवी पे आएगी और अच्छी अच्छी इसमें ब्रांड हो रही है, जो पंचली से बात चल रही है, 2-3 और जो अच्छे अच्छे ब्रांड है उनसे बात चल रही है।
तो उनको लाने के बाद इसमें और भी अच्छा हो जाएगा और उनकी सपोर्ट मिलेगी, तो हमारे जो बच्चे हैं जो घर पे पड़े हैं, जो हिम्मत हार गए, तो मेन मोटिव यही है, जो हिम्मत हार गए हैं कि हिम्मत हारने के लिए जितने भी आप कोशिश करते रहनी चाहिए जब तक आप सक्सेस नहीं होते। तो यही रहेगा कि माननीय योगी जी इसको लेकर जाए, उनसे ओपनिंग कराई जाए, उनसे इसकी बात की जाए और वो इनमें हमारा साथ दें। तो ये हमारी कबड्डी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा अच्छा होगा। बिल्कुल जी, अच्छा तो बिल्कुल होगा क्योंकि मैं भी यूपी से हूँ, मैं खुद ये चाहता हूँ। एक जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे ये लेंगे, अमित राठी वाला वो केस क्या हुआ था? पहली बार पीकेएल में हमने रेड कार्ड देखा था और आपको वो एक किक लगी थी, सुपर किक उस समय उसको कह रहे थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा हीट ऑफ द मोमेंट में वो ज़्यादा हो गया, रेड कार्ड मिला उनको। उस इंसिडेंट पे एक बार प्रकाश डालिए थोड़ा सा, क्या हुआ था वहाँ पे एग्जैक्टली? क्योंकि पहली बार एज अ व्यूअर हमें भी पहली बार देखने को मिला है ऐसा कुछ टीवी पे। ऐसे बैंगलोर के साथ मैच चल रहा था, बैंगलोर और तेलुगु भाई साहब हमारे सीनियर प्लेयर थे काफी। तो मैंने एंकल पकड़ा, तो एंकल वो छुड़ा के चले गए। तो जैसे ही मैं उठा तो वो एक्चुअली क्या होता है, झटका मारते हैं छुड़ाने के लिए, तो वो स्लो मोशन में बहुत तेज लगता है, तो कहीं ना कहीं मेरे को हिट हो जाती है कि, तो उसमें रेफरी उसको देखते हैं कि डेंजर जोन हो गया है, तो जिससे कि वो रेड कार्ड देना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप पहले ही वार्निंग दे देते हैं तो फिर प्लेयर एज ए प्लेयर्स की तरह खेलते नहीं, तो फिर ज्यादा तोड़फोड़ हो जाती है वहां पे। तो मुझे बाद में पता चला कि इनको रेड कार्ड। लेकिन वो पहली बार हमने देखा, बड़ा शॉकिंग था हमारे लिए क्योंकि वो चीज़ देखना। खैर राहुल भाई, अब आगे क्या, मतलब पॉलिटिक्स की हमने बात की, एक आधा साल अभी तो एज अ प्रॉपर प्रोफेशनल प्लेयर आपका करियर अभी आगे बढ़ेगा, उसके बाद क्या सोचा है? जिंदगी किधर, किस तरफ जाएगी, क्या करेंगे, क्या सोचा है अपने बारे में? बस यही है कि जो अपने अंदर टैलेंट है, जो हमारे यंग प्लेयर्स हैं, उनको ऊपर लेके आना है, उनको अपनी जो स्किल्स हैं उनको देनी है, और जो अपने युवा है ना, युवाओं को आगे लेके आना है, जिससे कि हमारे देश का और हमारे खिलाड़ियों का और हमारी कबड्डी का वर्चस्व बना रहे और आगे हमारी कबड्डी बढ़ती जाए। एक से एक प्लेयर यहाँ से निकले, तो यही मेन मोटिव है मेरा कि जैसे ही रिटायरमेंट अगर मैं गेम से लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं समाज सेवी और समाज जुट जाने के लिए, क्योंकि घर पे आप खाली बैठने से कुछ नहीं होता। जो आपके अंदर टैलेंट है तो वो हमेशा अपने जो छोटे हैं उनको हमेशा सिखाना चाहिए। अगर मेरे कोई स्कीम मेरे पास अच्छी है, तो अपने जो युवा प्लेयर्स हैं, जो अपना जो गलत राह पे चल रहा है उनको सही राह पे लेकर आना है और उनको अच्छे प्लेयर बनाना है, उत्तर प्रदेश अच्छे प्लेयर बनाना है, और आगे ऐसी समाज सेवा करते रहेंगे। तो रिटायरमेंट की बात की, मतलब अगर जो आप राहुल चौधरी के फैंस हैं उनके लिए अगर आप ये बता सके कि क्या दिमाग में फिर भी सोचा है, राहुल चौधरी कब रिटायरमेंट लेंगे? मेरा मोटिव अभी जो वर्ल्ड कप आ रहा है, तो मेरा टारगेट ये है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखते हुए वर्ल्ड कप एक बार इंडिया को खेलूँ और अपनी जो खेल के उसमें मेडल लेके और फिर अपना अच्छी तरीके से जय हिंद जय भारत कर दूँ। मैं कबड्डी से मस्ती कर लूँ कि मैं अब संन्यास ले रहा हूँ, कि अब मेरे बस की बात नहीं है, काफी खेल लिया हूँ, इतना आज तक वैसे कोई खेला नहीं है, और भगवान की बड़ी कृपा रही है कि भी मेरे को इतनी कोई इंजरी नहीं हुई, सीरियस इंजरी कभी नहीं हुई है। तो ये भी कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और फैंस भी यही कहूंगा, जैसे प्यार मुझे करते हैं ऐसे ही अपने जो जूनियर प्लेयर्स आ रहे हैं उनको प्यार करें और अपनी कबड्डी को प्यार करें। कबड्डी को अभी तक बहुत आगे लेके जाना है, तो इनमें सभी फैंस हैं उनका आप सबका प्यार, ये मीडिया का सभी का उसमें साथ चाहिए। सबका साथ सबका विकास हमारा कहना है। चलिए जी, बिल्कुल। तो वैसे ही कबड्डी एक सबका विकास, बिल्कुल जी, यूपी केएल आ रहा है, उससे और विकास, बिल्कुल कबड्डी नेक्स्ट लेवल सबका पे विश्वास, जाएगी। सबका विश्वास, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आपने बहुत सारे हिंट भी दे दिए कहीं ना कहीं हमें। सबका विश्वास। बिल्कुल, आपने बहुत सारे हिंट हमें दे दिए कहीं ना कहीं कि आगे राहुल चौधरी क्या करने वाले हैं। एक मलाल रह जाता है बस कि इंडिया के लिए खेला है लेकिन कभी कप्तानी करने का मौका नहीं मिला, इस चीज का मलाल है। या नहीं नहीं, ऐसा कुछ मलाल नहीं रहता, क्योंकि मैं 2014 में जब पहला बीच एशियाड खेलने गया था तो एज ए कैप्टन गया था। बस मेरा ये है कि मैं एक्चुअली जब भी मैं इंडिया से बाहर गया तो मुझे खेलने का मौका बहुत कम मिला है। जैसे कि मैं नेशनल में बेस्ट रेडर निकला, प्रो कबड्डी का बेस्ट रेडर, और तो ये कहीं ना कहीं मलाल ले रहता है कि मैं अगर इंडिया से बाहर कोई भी टूर्नामेंट खेला तो मुझे 100% खेलने को मौका नहीं मिला। कभी एक रेड मिली है, कभी मैच अगर चल रहा है, खराब चल रहा है तो उसमें बाढ़ दिया। तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में रह जाता है कि जैसे मैं नेशनल बहुत अच्छा खेल रहा हूँ, बेस्ट रेडर निकला हूँ, लोकल टूर्नामेंट में बेस्ट रेडर निकला हूँ, तो वहां जाके मुझे मतलब एक्स्ट्रा में बैठा देते, तो वो कहीं ना कहीं मेरे को थॉट रहता है कि यार नहीं, मुझे हमेशा प्लेइंग 7, और मेरा थॉट यही है कि जब तक मैं खेलूँ प्लेइंग 7 खेलूँ, मैं तो फिर रिटायरमेंट।
चलिए जी राहुल भाई, द पोस्टर बॉय ऑफ पीकेएल, हम तो इसी चीज से जानेंगे क्योंकि हमारी जो मेमोरी रही है आपको लेके वो यही रही है। एकदम मैं भी अपने स्कूल डेज में हुआ करता था जब पीकेएल शुरू हुए। खैर मजाक मजाक में 10-11 सीजन्स बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए पोस्टर बॉय राहुल चौधरी ही रहेंगे। वो रनिंग हैंड टच किसी को नहीं भूलने वाला है, सबको याद है, चाहे आप 1 साल बाद 2 साल बाद जब भी आप रिटायरमेंट ले ले, लेकिन रनिंग हैंड टच और राहुल चौधरी का जो एक ऑरा बन गया था प्रो कबड्डी लीग में, वो कोई कभी हटा नहीं सकता है। उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको भी इसी तरीके से प्यार और मोहब्बत मिल जाए, दी जाए दर्शकों द्वारा, जैसा राहुल चौधरी को मिली है स्टार्टिंग डेज में, उनके स्टार्टिंग करियर में। हमसे बातचीत करने के लिए राहुल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सामने थे राहुल चौधरी, भारत के खिलाड़ी कबड्डी के। बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू।